हाँ। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि सामंड ने विधि के 3 प्रमुख उद्देश्य बताए हैं। देखिए, सबसे पहला उद्देश्य, यहाँ पर विधि के उद्देश्यों की बात हो रही है। देखिए, सबसे पहला उद्देश्य है अधिकारों का संरक्षण, दूसरा है न्याय व्यवस्था को बनाए रखना, तीसरा है अपराधों का निवारण करना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब न्याय प्रशासन के उद्देश्य देखते हैं। यहाँ पर विधि के उद्देश्य इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जो न्याय है वो अभी ऊपर हमने बताया गया, प्राकृतिक तरीके से होता है न्याय और एक होता है विधिक तरीके से। ठीक है, चलिए तो न्याय प्रशासन क्या करता है, मतलब कि उसके उद्देश्य क्या हैं। देखिए, अधिकारों का संरक्षण, शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना तथा अपराधों का निवारण करना। ठीक है, दोनों की दोनों चीजें, विधि और न्याय प्रशासन, दोनों के काम बिल्कुल सेम ही होते हैं। इसीलिए जो न्याय प्रशासन है वो किसकी बात मानता है, वो बात मानता है विधि के ऊपर। किसके ऊपर चलता है, विधि के ऊपर चलता है। प्राकृतिक न्याय को विधि शास्त्र या फिर न्याय प्रशासन नहीं मानता। दोस्तों समझ में आ गया, इस बात का ध्यान रखना। चलिए अब है न्याय प्रशासन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, बात चल रही थी न्याय प्रशासन की, तो यहाँ पर अब हम हेडिंग आ गई है कि न्याय प्रशासन 2 प्रकार का होता है। देखिए, सबसे पहला है सिविल दीवानी न्याय प्रशासन, दूसरा है आपराधिक न्याय प्रशासन। अब दोनों के बारे में जान लेते हैं, दोनों हैं क्या। देखिए, सिविल दीवानी न्याय प्रशासन, दीवानी न्याय प्रशासन का कार्य पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण करना और क्षतिग्रस्त पक्षकार को अनुतोष प्रदान करना है। यह अनुतोष क्षतिपूर्ति, विनिर्दिष्ट पालन, व्यादेश, स्थायी या अस्थायी या पुनर्भुगतान आदि के रूप में हो सकता है। इसके उद्देश्य यथास्थिति कायम रखना अथवा सुधारात्मक या प्रतिकारात्मक कंपेंसेटरी न्याय प्रदान करना है। वे अपकार जो सिविल कार्यवाही की विषय वस्तु होती हैं उन्हें सिविल अपकार कहा जाता है। दीवानी में क्या गया, मतलब कि तुमने मेरे घर से 10 रुपये चोरी किए, उसके बाद में ये दीवानी उसमें जाएगा, न्याय प्रशासन में जाएगा, वो कहेगा 10 रुपये हुई है उसके वापस कर दे, न्याय हो गया। समझ में आ गया, ये न्याय में आएगा, मतलब कि क्षतिपूर्ति, वो जो टॉर्ट आती है ना उसमें। चलिए अब आपराधिक न्याय प्रशासन, इसे दंडिक न्याय प्रशासन भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य अपराधों का निवारण करना, अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकना तथा दोषी व्यक्तियों को दंडित करना। अपराधी को दंड, जुर्माना, अर्थदंड, शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा या कारावास के रूप में दिया जाता है। वे अपकार जो दंडिक कार्यवाही की विषय वस्तु होती है उन्हें दंडिक अपकार कहा जाता है, मतलब आपराधिक न्याय प्रशासन यही करता है। अब आ गया समझ में, तो दोनों में मतलब क्या है। देखिए, सिविल जो है दीवानी, इसमें सजा नहीं होती, यहाँ पर सजा होती है। मेन पॉइंट ये है, यहाँ पर जुर्माना लगाया जाता है, यहाँ पर सजा और जुर्माना दोनों होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो ये कार्य है वो अपराध माना नहीं जाता, केवल कृत्य माना जाता है, यहाँ पर अपराध माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आ गया होगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को और आगे चलते हैं। अब देखिए, सामंड के अनुसार दंड के 5 प्रमुख उद्देश्य हैं। अब हम चल रहे हैं पनिशमेंट पर। ठीक है, चलिए, दंड के 5 मुख्य उद्देश्य हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में आ सकता है कि दंड के कितने उद्देश्य हैं, तो और ये वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है कि दंड कितने प्रकार के होते हैं, दंड क्या होते हैं, दंड के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, इन बातों का आप ध्यान रखना। चलिए, तो सामंड के अनुसार जो है दंड के 5 उद्देश्य होते हैं। दंड का मतलब तो अभी पता चल गया ना आपको, मतलब कि कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उसको जो सजा दी जाती है, जो सजा होती है, उसी को दंड बोला जाता है। चलिए, अब है दंड द्वारा अपराधियों में भय व्याप्त करना, मतलब कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया तो दंड का उसमें भय मतलब कि फील करवाना, महसूस करवाना। दूसरा है अपराधियों का प्रतिशोध की भावना से बदला लेना, मतलब कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया कि भाई साहब मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, तूने मेरे साथ में ये किया था। ठीक है, तो प्रतिशोध है, बदला है, तो उस बदले की जो भावना है उसको क्या करना, खत्म करना, उसको रोकना और उसको प्रतिशोध मतलब कि उसको टकराव करवाना।
आगे है अपराधों का निवारण करना। देखिए जो अपराधी है उसने जो अपराध किया, आपने देखा होगा कि जो जेल में जैसे किसी को उम्र कैद हो गई, ठीक है, उम्र कैद हो गई, लेकिन वो 15 साल 20 साल बिताने के बाद में वापस आ जाते हैं। तो कैसे आ जाते हैं? वहाँ अपराधों का निवारण हो जाता है, मतलब इतने उम्र में रहने के बाद में वो सुधर जाते हैं तो उनको भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अपराधों का भी निवारण। चलिए, अपराधी का जो अपराध किए थे उनका निवारण हो गया, ठीक है। और जो कोई गलत कार्य करता है उनका भी किया जाता है, भाई ये गलत कार्य है, इस तरह से नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे है अपराधी को प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करना, ठीक है। यहाँ पर ये भी देता है कि अब यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि जैसे किसी को उम्र कैद हो गई उसको पहले बोल दिया जाता है अगर तुम्हारे आचरण सही रहे, अगर हमें लगा कि तुम्हें अपनी गलती किए का पछतावा है, प्रायश्चित तुमने किया है, तो तुम्हें कुछ बेनिफिट उसका हो सकता है। आगे है अपराधी में सुधार करना, ठीक है। तो अब जेल में रह करके उसको अब सुधार किया जाएगा, ठीक है। उससे कड़े कार्य करवाए जाएंगे, अच्छे काम भी करवाए जाएंगे, सारे काम करवाए जाएंगे ताकि उसमें सुधार हो जाए, ठीक है। आजकल तो जेल में पढ़ाई भी चालू कर दी है, ठीक है। तो वो क्या है? अपराधी में सुधार ही है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है दंड के विभिन्न सिद्धांत। चलिए यहाँ पर एक बात आ गई है मेरे ध्यान में, मैं बता देता हूँ। देखिए अभी क्या हुआ है कि शायद हमारे ही देश की बात है और हमारे देश का एक राज्य है, वो राज्य मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद असम है या फिर पंजाब है, ऐसे कुछ राज्य हैं। इनमें क्या किया गया है कि जो जेल में व्यक्ति हैं, देखिए सुधार की बात आ रही थी ना अपराधियों की, तो वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जो जेल में व्यक्ति हैं, ठीक है, तो उनको एक छूट दी गई है कि जो पुरुष शादीशुदा हैं, ठीक है, जो पुरुष शादीशुदा जेल में लंबा जीवन व्यतीत सज़ा काट रहे हैं, तो उनको एक बेनिफिट यहाँ पर दिया जाएगा कि उनकी पत्नियों को जेल में बुलाया जाएगा 1-2 दिन के लिए, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, और उन पुरुषों के साथ में उनको रखा जाएगा और उनको एक अलग से रूम भी दिया जाएगा, ठीक है। और वो अपना जो मतलब कि जो शादीशुदा जीवन है, हम ऐसे कह सकते हैं, वो वहाँ से 1 या 2 दिन अपनी पत्नी के साथ में रह कर के बीता सकते हैं, जेल में रहकर ही। तो ये एक बहुत मतलब कि मुझे नहीं पता, ठीक है, ये तो मैं आप सब लोगों से ही पूछूंगा कि ये जो किया जा रहा है क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है, कि वो कौन से राज्य की बात है, शायद असम या पंजाब मैंने पढ़ा था। और ये करने वाले हैं, तो ये एक अनाउंसमेंट हुआ था, ये करने वाले हैं। तो आप लोग बताओगे यहाँ पर कि ये क्या सही है, ये अपराधी में सुधार है, ठीक है, या फिर इसमें एक ये भी तर्क दिया गया था कि जो पुरुष ने गलत काम करके अपराधी बन करके वो जेल में पहुंच गए, लेकिन वो शादीशुदा, उनकी पत्नियों का क्या दोष है? भाई उनके जो अधिकार हैं अपने पति से, वो अधिकार उन्हें वहाँ पर मिलने चाहिए। और वो अधिकारों के लिए किसी को, अब सीधी सी बात है यार, वो कोई व्यक्ति है, उसका पति जेल में 10-20 साल से है, तो उसको जब अपनी पत्नी के साथ में नहीं रहेगा, वैवाहिक सुख उसको नहीं प्रदान करेगा, ठीक है, सीधी बात है, संभोग उसके साथ में नहीं करेगा, तो संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और यही एक रीज़न है कि उनको संतान होनी चाहिए, और इसी के लिए उनको ये एक गुड वेल्थ टाइम के नाम से जो ये उनको दिया गया है, ठीक है। चलिए इस बात पे मुझे बताइए, क्या ये प्रोसीजर जो सरकार द्वारा किया गया है वो सही है या नहीं है, या कितना अच्छा हो सकता है या कितना बुरा हो सकता है? कमेंट करके सभी लोग ज़रूर बताएं। चलिए आगे चलते हैं, दंड के विभिन्न सिद्धांत। उद्देश्य आपने जान लिया, अब चलते हैं सिद्धांतों के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, सामंत ने दंड के उद्देश्यों के आधार पर दंड के निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। सबसे पहला है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है। जो सिद्धांत है इनमें से एक आ जाएगा, वेरी शॉर्ट में आ जाएगा, 4 नंबर में आ जाएगा, वो बोल देगा भैया प्रतिरोधात्मक सिद्धांत किसे कहते हैं। खाली प्रतिरोधात्मक सिद्धांत ही लिखा आ जाएगा, तो तब भी आपको उसका क्वेश्चन का यही आंसर देना है जो नीचे लिख रहा है। पढ़ते हैं, देखिए, इसे दंड का निवारणात्मक सिद्धांत, डिटरेंट थ्योरी, ये लिखा आएगा, और उसके साथ में डिटरेंट थ्योरी भी आएगा, भी कहा जाता है। इस दंड का मुख्य उद्देश्य अपराधों की रोकथाम के लिए मनुष्य में दंड का भय उत्पन्न करना। इस सिद्धांत के अनुसार लोगों को अपराधों से विरत
रखने के लिए अपराधियों को कठोर दंड दिए जाने की अपेक्षा की जाती है, ताकि लोगों में दंड का भय बना रहे और वे अपराध ना करें। इट मीन्स के जैसे रेप है संगीन अपराध है, मर्डर है संगीन अपराध है, तो उसके लिए उम्र कैद 7 साल की सजा ये सब है। तो लोग अब देखते हैं, कहते हैं अरे यार मत मार उसको भैया, सजा हो जाएगी, जो उम्र कैद हो जाएगी तुझे, ठीक है। तो वो क्या है, वो डर है एक, वो कायम करना है प्रतिरोधात्मक दंड, मतलब डिटरेंट थ्योरी का मतलब। चलिए पैटर्न के शब्दों में, यह सिद्धांत समाज के संरक्षण पर विशेष बल देता है और कैदियों के साथ ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करता है कि दूसरे लोग विधि का उल्लंघन करने का साथ नहीं जुटा पाएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों, जो रेप के मामले में जाते हैं लोग, उनके साथ में जेल में बहुत बुरा व्यवहार होता है। देखिए ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करता है कि दूसरे लोग विधि का उल्लंघन करने का साहस नहीं जुटा पाएंगे। जो जेल में और उसमें चले जाते हैं ना, किसी से पूछना, कोई जेल में गया हो भैया, तुम्हारे जब कोई हो तुम्हारे आसपास कभी हो, ठीक है, तो वहाँ पर देखना कि जो लोग रेप के केस में जाते हैं ना जेल में, उनके साथ तो बहुत बुरा बर्ताव होता है। चलिए वो सही तौर पर जाएँ, गलत ये नहीं, लेकिन जाते हैं तो उनके साथ ऐसे ही होता है। तो ये आता है डिटरेंट थ्योरी में। चलिए अब है यही कारण है कि प्राचीन काल में अपराधियों को कठोरतम दंड दिए जाने का प्रवचन था, जैसे सार्वजनिक तौर पर फांसी लगाना, कोड़े लगाना, उबलते हुए तेल या पानी में डाल देना, दीवारों में चिन देना, ठीक है। तो ये क्या था, ये कठोर दंड थे, ताकि उस दंड को देख करके और लोग डरें, भय करें और उस प्रक्रिया को कोई भी ना दोहराए, वो आपराधिक प्रक्रिया को कोई भी ना दोहराए, इसलिए डिटरेंट थ्योरी, ठीक है दोस्तों। चलिए, लेकिन वर्तमान समय में इस सिद्धांत की कटु आलोचना की जाने लगी है और यह धारणा बनी कि कठोर दंड से अपराधों का निपटारा संभव नहीं है, ठीक है। तो अब इतने नहीं होते हैं, वो पहले के समय में होते तब नहीं होते। चलिए आगे है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजेंद्र प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश AIR 1979 SC सुप्रीम कोर्ट 1916 के मामले में कहा गया है कि अनेक अपराधी ऐसे हैं जो कारावास के छूटते ही पुनः उसी प्रकार का अपराध कर बैठते हैं जिसके लिए उन्हें दंडित किया गया है, ठीक है। इट मीन्स कि किसी को दंड दे करके और दूसरों को दंड दिया गया है तो वो कहीं पर काम कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर जगह पर ये काम करे, ठीक है। ये उसकी आलोचना है, ठीक है। चलिए अब दूसरे प्रकार का हम दंड देखते हैं, यह प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। इसको थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं। पहले प्रतिशोधात्मक सिद्धांत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चलिए ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इसको बोलते हैं रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। देखिए इसे दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत रेट्रीब्यूटिव थ्योरी भी कहा जाता है। दंड का यह सिद्धांत प्रतिशोध अर्थात बदले की भावना पर आधारित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी को उसके अपराध के अनुपात में ही दंड दिया जाता है। जैसे कि कांट के शब्दों में देखिए, यह सिद्धांत जैसे को तैसा टिट फॉर टैट की लोकोक्ति पर आधारित है। इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि जीवन के बदले जीवन, हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव, आँख के बदले आँख एवं दांत के बदले दांत का दंड दिया जाना चाहिए। इट मीन्स कि अगर तुम्हारे साथ किसी ने कुछ, तुम्हारा हाथ किसी ने काट दिया है तो सरकार कहेगी, अदालत कहेगी जा भी तू भी उसका हाथ काट दे, ठीक है। तो ये है क्या, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। रिट्रीब्यूटिव मतलब दोबारा से दोहराया जाना, ठीक है। ये भी पहले के ज़माने में हो जाता था, अब नहीं होता है, अब नहीं होता है। चलिए एक मूवी है, देखिए मूवियों से मैं, आप ये कहेंगे कि सर मूवियों से एग्जांपल लेते हैं। मूवियों से एग्जांपल इसलिए लेते हैं कि वहाँ की जो जीवन होता है वहाँ से भी हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक मूवी है धर्मेंद्र और उसमें जितेंद्र है, पुरानी मूवी है, धर्मेंद्र है, जितेंद्र है और भी है। तो क्या होता है कि धर्मेंद्र की जो माँ होती है, ये धर्मेंद्र जो होता है एक लोहार होता है और ये जो होता है ये एक राजशाही व्यक्ति होता है, ठीक है। जिसमें वो वाला गाना है, ओ मेरी महबूबा तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या,
चलो गाने को छोड़ो, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जितेंद्र की एक माँ होती है और उसकी माँ का जो हाथ है वो उसको वो काट देते हैं। राजमहल मतलब कि राज्य जो करते हैं राजा उसको कटवा देते हैं। तो जितेंद्र गुस्सा आता है, ये कह देता है कि मैं भी जिस दिन हाथ के बदले अपनी माँ के बदले हाथ काट दूंगा तब जा कर के इसका फैसला होगा। तो दोनों बहुत अच्छे मित्र होते हैं, इनके बीच में क्या हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है। तो वो कहता है कि हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख और खून के बदले खून। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली थ्योरी थी, लेकिन अब ये नहीं चलती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आ सकती है पेपर में, लेकिन अब ये इसको नहीं माना जाता है। किसको? प्रतिशोधात्मक जो सिद्धांत है, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, अब ये नहीं है चलन में। चलिए, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत के मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। देखिए, दंड स्वयं में एक लक्ष्य है। अपराधी को उसके कृत्य का उसी के अनुरूप दंड मिलना ही चाहिए। अपराध से समाज में अपराधी के प्रति उपजे क्षोभ का शांत करने का यही एकमात्र उपाय है। यहाँ पर देख लीजिए लास्ट वाली लाइन को, अपराधी के प्रति उपजे क्षोभ को शांत करने का तरीका। इट मीन्स, जैसे कि अगर जैसे कि वो था, कौन सी मूवी का बोलूँ मैं, चलिए शोले मूवी ले लेते हैं भैया। लास्ट में क्या होता है कि धर्मेंद्र के दोस्त को, धर्मेंद्र का जो दोस्त था अमिताभ बच्चन, वो गब्बर सिंह उसको मार देता है। तो उसको अपने बाजुओं में कस करके उसका सर को, और वो कहता है कि तूने मेरे दोस्त जय को मारा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर कहता है कि छोड़ दो इसको, मैंने तो इससे कहा था ये मेरा शिकार है, ठीक है। वो कहता नहीं, इसने मेरे दोस्त को मारा है, मैं ही मारूं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, अपराधी के प्रति जो उपजे जो क्षोभ है उसको शांत करने के लिए वो गब्बर सिंह को मार रहा है, ठीक है। लेकिन उससे पहला क्षोभ तो भैया किसका है? ठाकुर का है, क्योंकि उसके पूरे परिवार को उसने मार दिया था, वो उसको मारना चाहता है। तो यहाँ पर दोनों क्या कर रहे हैं, अपने अपने क्षोभ को शांत कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आलोचकों द्वारा इस सिद्धांत की कटु आलोचना की गई। सामंड का कहना है कि प्रतिशोध उपचार नहीं होकर अपराध में वृद्धि करने वाला कारक है। होम्स प्रतिशोध अथवा बदले की भावना को अपराध निवारक नहीं मानते हैं। और बात ये सही भी है भैया, तुम्हारा किसी ने खून कर दिया, तुम उसका खून कर दो, वो तुम्हारा कर देगा, तुम उसका कर दोगे, तुम उसका कर दोगे, वो उसका कर देगा। इस तरह से अपराध रुकने वाला थोड़ी ना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रुकना चाहिए। तो इसलिए इस थ्योरी को क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया, मतलब मान्य नहीं है ये। चलिए, तीसरा पॉइंट है प्रायश्चित्ता का सिद्धांत। ये बहुत अच्छा है। चलिए देखिए क्या है प्रायश्चित्ता का सिद्धांत, एक्सपायरेटरी थ्योरी। ये आया है भैया पिछले एग्जाम में भी, इसलिए ध्यान रखना है इसको, ठीक है। 10 नंबर में भी और 5 नंबर में भी। बाकी हम 20 नंबर का क्वेश्चन तो पूरा कर ही रहे हैं। चलिए, एक्सपायरेटरी थ्योरी का मुख्य आशय यह है कि अपराधी के अपने किए हुए कृत्य पर प्रायश्चित अर्थात पश्चाताप हो। जब अपराधी को कारावास में बंदी बनाया जाता है या उसे एकांत कारावास का दंड दिया जाता है तो वहाँ उसे अपने आपराधिक कृत्य पर प्रायश्चित करने का अवसर मिलता है। उससे अपराध का बोध होता है और आत्मग्लानि भी। वह भविष्य में फिर कभी ऐसा अपराध नहीं करने का संकल्प लेने की सोचता है और एक अच्छा नागरिक बनकर नए जीवन की शुरुआत की मानसिकता बनाता है। हीगले में कोहलर का मानना है कि दंड सहन करना, विधि के उल्लंघन से उपजे ऋण की अदायगी करना, अपराध के लिए दंड भोगकर अपराधी निर्दोष हो जाता है। जो ये अभी थ्योरी है एक्सपायरेटरी थ्योरी जो अभी चल रही है, मतलब किसी ने कोई जुर्म किया उसको भेज दो 7 साल के लिए जेल में, जेल काटेगा अपना पकड़ आ जाए, कहते हैं ना ये, तो इसीलिए। चलिए देखिए, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जावेद अहमद बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1995 SCC 275 में यह कहा गया है कि यदि कोई नवयुवक अपराधी यह प्रतिज्ञा करता है कि यदि उसे जीवित रहने का एक अवसर प्रदान किया जाए तो वह अपना संपूर्ण जीवन मानव जाति की सेवा के लिए अर्पित कर देगा, तो ऐसे अपराधी की मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदला जाना न्याय सम्मत होगा। लेकिन आलोचकों द्वारा इस सिद्धांत की आलोचना की गई है। देखिए, अब मैं फिर से एक मूवी का नाम लूँगा इस एग्जाम्पल पर, ठीक है। ये मत कहना कि सर हमारे फिल्मी ज़्यादा हैं, जो हमने चीज़ देखी हैं उनके ऊपर मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, एक मूवी है, कौन सी है, कयामत, ठीक है। कयामत मूवी है, किसकी है ये आपको पता ही होगा, अजय देवगन की है। तो इसमें अजय देवगन क्रिमिनल होता है, वो जेल में पहुंच जाता है, काले पानी की सज़ा उसको दी जाती है, कठोर सज़ा है, देखिए इसकी तरह काले पानी की सज़ा दी जाती है। लेकिन वो प्यार में पड़ा हुआ आशिक होता है, उसको जेल को छोड़कर कोई नहीं भागा, वो भाग जाता है। बाद में सरकार को उसकी ज़रूरत होती है,
तो उसको कह दे भैया अगर तू सरकार का साथ देगा तो तेरी जेल हो सकती है, माफ़ भी हो जाए, ठीक है। और वो ऐसा ही करता है, जाकर के अपराधियों को मार देता है। बाद में उसकी क्या हो जाती है, वो सुधर जाता है, उसको मान लिया जाता है, और जो उसका मृत्युदंड जो आजीवन कारावास था उसको न्याय सम्मत माना जाता है, उसको बदल दिया जाता है, फिर उसको उसकी प्रेमिका के साथ में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो है वो सबसे ज़्यादा सही है। चलिए, सामंड के अनुसार प्रायश्चित के भाव से पीड़ित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति संभव नहीं है, यह एक रहस्यवादी सिद्धांत है। पैटर्न का कहना है कि प्रायश्चित का सिद्धांत नैतिक मूल्यों पर आधारित है, अतः यह विधि के क्षेत्र के बाहर के विषय वस्तु है। राज्य का कार्य अपराधियों को उनके आपराधिक कृत्य का दंड देना है, सामाजिक खतरों के विरुद्ध ऐसे उपाय तलाशना नहीं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह सिद्धांत व्यवहारिक नहीं रह गया है। देखिए, अभी में ये नहीं होता, ठीक है। वो कभी कोई रेयर केस होता है कि जिस कंडीशन में किसी अपराधी की ज़रूरत पड़ जाती है, हालांकि अब नहीं पड़ती, ठीक है दोस्तों। चलिए, आगे है निरोधात्मक सिद्धांत, प्रिवेंटिव थ्योरी। न्याय प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मुख्य उद्देश्य अपराधों का निवारण करना है, और इसी उद्देश्य की पूर्ति दंड का निरोधात्मक सिद्धांत प्रिवेंटिव थ्योरी करता है। इस सिद्धांत के अनुसार दंड भोगने के पश्चात अपराधी में अपराधों के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है और वह अपराधों से घृणा करने लगता है। दंड से अपराध कारित करने की इच्छा शक्ति भी समाप्त हो जाती है, जिससे अपराधी वापस अपराध की ओर नहीं जाता है। पैटर्न के अनुसार निरोधात्मक दंड भविष्य में अपराध कारित करने की शक्ति को समाप्त कर देता है। बेकारिया के अनुसार दंड की कठोरता एक अपराध के दंड से बचने के लिए अनेक अपराध कारित करने की प्रेरणा देता है। इट मीन्स कि प्रिवेंटिव थ्योरी है किसी को किसी ने अपराध कर दिया, उसकी सजा है, चलो वही भुगतो सजा को, ठीक है। तुम्हें सजा दे दी गई, सजा भुगतो, 10 साल जेल काट के आओ, फिर उससे पूछा हाँ भी कैसा लगा जेल में, अरे बड़ा बुरा जीवन था, अब मत करना कोई जुर्म नहीं तो फिर जेल में जाना पड़ेगा। फिर वो कह रहे यार अब क्या जीवन वो करूँगा, आधा जीवन वहाँ कट गया, अब नहीं करूँगा ऐसा कोई काम, ठीक है। चलिए, आगे है इसी कंडीशन में, देखिए, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, देश निकाला, संपत्ति का संपहरण आदि ऐसे दंड हैं जो अपराधी को भविष्य में अपराध कारित करने के लिए अक्षम बना देते हैं। देखिए, किसी को मृत्युदंड मिल गया, फांसी मिल गई, तो वो कहाँ जिंदा ही नहीं बचेगा, तो कहाँ से वो अपराध करेगा। आजीवन कारावास, पूरा जीवन जब तक वो जिएगा वो जेल में जिएगा, अब कहाँ उसको मिलेगा, ठीक है। जीवन जितना भी जेल में कटेगा तो वो बाहर आकर के तो जुर्म कर सकता है, क्या करेगा। देश से निकाल दिया तो भी नहीं। संपत्ति का समरण, जिसके पास अब कुछ रह ही नहीं गया वो क्या करेगा। तो ये ऐसे दंड है जो अपराधी को भविष्य में आगे जुर्म करने के लिए अक्षम बना देते हैं, मतलब वो सक्षम नहीं रह पाते। यही कारण है कि उपयोगितावादी विचारक जेरेमी बेंथम, स्टॉन स्टुअर्ट मिल आदि ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है, लेकिन यह सिद्धांत भी आलोचना का पात्र बना है। जैसे आलोचकों का मानना है कि यह सिद्धांत अपराधों को समाज से पृथक रखने पर बल देता है, उसके सुधार पर नहीं। किसी अपराधी को आखिर कब तक कारावास में बंदी बनाकर रखा जा सकता है, उसे समाज में लौटने एवं सुधरने के अवसर दिया जाना आवश्यक है। चलो, ये बात तो अलग ही कर दी, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, हालांकि किताबों में है लेकिन नहीं है, अभी तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सुधारात्मक सिद्धांत, 5वें तौर पर हम चलते हैं, 5वें पॉइंट पर। दंड का सुधारात्मक सिद्धांत, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, 20वीं सदी की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह सिद्धांत समाज के संरक्षण की अपेक्षा व्यक्ति के सुधार पर अधिक बल देता है। इसके अनुसार अपराधों का निवारण दंड से नहीं अपितु हृदय परिवर्तन से किया जा सकता है। यह दंड में अधिक विश्वास नहीं रखता है। यह भी सत्य भी है, क्योंकि अपराध के अनेक कारण होते हैं। कई बार अपराधी नहीं चाहते हुए भी अपराध कर बैठता है। कई बार विवशता, भावावेश, प्रकोपन, उत्तेजना आदि के कारण अपराध हो जाते हैं, और ऐसे अपराध कारित होने के बाद स्वयं अपराधी के मन में प्रायश्चित होता है और वह सुधारना चाहता है। उसमें अपराध की पुनरावृत्ति का भाव नहीं होता, वह केवल यही चाहता है कि उसे सुधरने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि अपराधी से नहीं, अपराध से घृणा करो। अपराधी से बिल्कुल नहीं घृणा करो, अपराध से घृणा करो। अपराध से घृणा कर अपराधी को सुधारा जा सकता है। यदि अपराध को दंडित नहीं किया जाकर उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए तो वह भी एक अच्छा नागरिक बन सकता है। ठीक है दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? जो सुधारात्मक सिद्धांत है वो हमें ज़रूर बताएं। चलिए
आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा रतनलाल बनाम पंजाब स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1965 SC 444 के मामले में कहा गया है कि न्याय प्रशासन का उद्देश्य दंड देना बिल्कुल नहीं है, अपितु अपराधी में सुधार लाना है। यह उदार सुधारवादी दृष्टिकोण का परिचायक है। धर्मशास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति अध्याय 7 129 में यह कहा गया है कि वागदंडम प्रथम कुर्याद्गुणंडम तदंतरम तृतीयम धनम दंडम तु वध दंडोत्तम परम। इट मीन्स के अर्थात प्रथम बार अपराध करने पर वागदंड, दूसरी बार अपराध करने पर दिग्दंड, तीसरी बार अर्थदंड एवं अंत में वध दंड दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में क्या है, वध दंड, मतलब कि 3 अवसर के बाद में उसको मृत्यु दी जानी चाहिए। चलिए इस प्रकार धर्मशास्त्रों एवं न्यायिक निर्णयों में दंड के सुधारवादी सिद्धांत का व्यापक समर्थन किया गया है। अपराधियों के लिए मतलब कि जो धर्मशास्त्र हैं उनके अनुसार जो न्यायिक निर्णय है, ठीक है, उसके अनुसार दंड में के सुधारवादी सिद्धांत का व्यापक समर्थन किया गया है कि ऐसा होना चाहिए। किसी ने अगर पहली बार जुर्म किया है तो उसको कम सज़ा होनी चाहिए, ज़्यादा दूसरी बार जुर्म किया है उससे ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए, तीसरी बार जुर्म किया है तो और कड़ी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन अगर तीसरी बार में भी वो नहीं सुधरा तो फिर उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। चलिए अपराधियों के लिए पहला है भर्त्सना, परिवीक्षा एवं पैरोल पर छोड़े जाने, सुधार गृहों में रखे जाने, शारीरिक बौद्धिक नैतिक प्रशिक्षण दिए जाने, समाज में पुनर्वास की व्यवस्था किए जाने आदि की अनुशंसा की गई है। यद्यपि इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई है और यह कहा गया है कि सुधारात्मक सिद्धांत से अपराधियों के मन में भय समाप्त हो जाएगा, अपराधी और अधिक अपराध करने की ओर प्रवृत्त होंगे, कारागृह सुखद आवास गृह बन जाएंगे, अपराध करना एवं लाभप्रद व्यवसन बन जाएगा आदि। इस सिद्धांत की आलोचना चल रही है, इस पर ध्यान रखना बन जाएगा आदि, अपराध करना एवं लाभप्रद व्यवसाय बन जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद सुधारात्मक सिद्धांत दंड का एक परिष्कृत स्वरूप। देखिए जब इतनी सारी सुविधाएं कैदियों को दी जाएंगी, अपराधियों को दी जाएंगी, तो वो क्यों माने, वो कहेंगे चलो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, पहली बार जुर्म करेंगे तो फिर उससे दूसरी सज़ा उसको भी भुगत लेंगे, तीसरी सज़ा उसको भुगत लेंगे, चौथे नंबर पर आएगा मृत्युदंड। उससे पहले तक के सारे जुर्म कर लेंगे, चौथे नंबर पर नहीं पहुँचेंगे। तो ये क्या होगा, ये तो क्या बन गया, एक व्यवसाय बन गया ना लाभप्रद। समझ में आ गया नहीं। चलिए किसी ने कहा कि लाभ ये 10 लाख रुपए दे दे, और जो कह रहा है तू कि एक आदमी का मर्डर करना है, मैं उसका मर्डर कर रहा हूँ, उसका मर्डर कर दिया, 1 साल तक जेल में रहा, ठीक है, 1 साल तक जेल में रहा, पैरोल पर आ गया छूट करके, बाकी ज़िंदगी बाहर गुजार रहा है, 10 लाख रुपए से मज़े ले रहा है। 10 लाख रुपए मैंने कम रकम बताई है, 1 साल जेल में रहने के बाद में 10 लाख रुपए कौन कमा लेगा एक साथ। अगर कोई व्यक्ति है नॉर्मल तो वो कमा थोड़ी ना सकेगा, कोई मजदूर है 10 लाख रुपए 1 साल में, लेकिन 10 लाख रुपए उसे जेल में रह करके मिल रहे हैं मर्डर करने के बाद में, वो आकर के बाहर उनका एंजॉय करेगा, तो ये तो व्यवसाय बन जाएगा ना। तो ये कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये था हमारा न्याय प्रशासन का क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है फिनिश। ठीक है, कैसा लगा हमारा ये क्वेश्चन हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, और लाइक कर लें हमारी वीडियो को और शेयर भी करें भैया, और जितने भी नए फ्रेंड्स हैं हमारे वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन जो है हमारा उसको क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, सी।